हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में वास्तुकला के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आधुनिक भारत में किस प्रकार की वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया, ठीक है, निर्माण कार्य में। तो आधुनिक भारत जो कि यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है, ठीक है। तो यूरोपियों के द्वारा क्या क्या प्रभाव यहाँ पे लाए गए या उनकी क्या क्या शैलियाँ रही, किस प्रकार के निर्माण किए गए तो इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का प्रभाव देखते हैं कि सबसे पहले आए भी वैसे पुर्तगाली ही थे। तो पुर्तगाली जो कि वास्तुकला की आइबेरियन शैली लेके आए, ठीक है। ये आइबेरियन शैली क्या होती है, इसमें आंगन, एक प्रकार का आंगन को महत्व दिया गया, जिस प्रकार घरों में आंगन बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बरोक चर्च की अवधारणा का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया, ठीक है। ये बरोक चर्च क्या होता है, अर्थात बैरोक यानी शक्ति प्रदर्शन का एक अर्थ होता है कि चर्च को शक्ति प्रदर्शन का एक अंग दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यह जो बैरोक चर्च है की अवधारणा है, यह पहले तो यूरोप में आई और यूरोप से पुर्तगालियों के द्वारा इसे भारत में लाया गया, ठीक है। जिसमें चर्च को शक्ति व्यक्त करने के लिए अलंकृत किया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसको सुविस्तार अर्थात बड़े से बड़े भवन का निर्माण किया जाता है। और विपरीत रंगों का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है, अर्थात लोगों को आकर्षक व्यक्त करने के लिए इसमें विपरीत रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं गोवा के कैथेड्रल, ठीक है। गोवा के जो कैथेड्रल चर्च हैं जो कि पुर्तगाली गोथिक शैली का मतलब यहाँ पे उदाहरण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो दिखाया गया है यह पुर्तगाली गोथिक शैली का जो गोवा के कैथेड्रल चर्च है, तो यह पुर्तगालियों का ही बनाया गया चर्च है। नेक्स्ट है बोम जीसस का बसिलिक, जिसे पवित्र यीशु कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से ये चर्चा मतलब बनाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैरोक शैली जो कि शक्ति को दर्शाने के लिए यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा आकार यहाँ पे दिया गया है इस चर्च को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की संरचनाएं आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एक आकृष्ट बनाया गया है और विपरीत रंगों का प्रयोग है। जिस प्रकार से यहाँ डार्क लाइट हैं उसी प्रकार से यहाँ पे डार्क कलर और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा से बनाया गया, ठीक है। तो यह विपरीत कलर का भी प्रमुख उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसी प्रभाव। तो फ्रांसीसी प्रभाव में सबसे पहले तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपने नगर नियोजन की योजना यहाँ पे प्रमुख रूप से लाई। इन्होंने विभिन्न नगर भी बसाए, जैसे पांडिचेरी हो गया, चंदन नगर, ठीक है। उस समय यह चंदन नगर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा माहे, यमन, तो ये विभिन्न नगर फ्रांसीसियों के द्वारा बसाया गया। और नगर बसाने में इन्होंने कार्टेशियन की ग्रिड योजना का यहाँ पे प्रयोग किया। ग्रिड क्या होता है, एक प्रकार की सड़कें जो होती है समकोण पे काटती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो योजना ग्रिड योजना, तो इनके उदाहरण देखें अगर वास्तुकला में, तो पुदुचेरी में जो जीसस का सीक्रेट हार्ट चर्च बनाया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चर्च है ये इस प्रकार का यहाँ पे फ्रांसीसी प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। गोथिक शैली में बनाया गया है, जो है सीक्रेट हार्ट चर्च भी कहा जाता है इसे। तो यह फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा। नेक्स्ट देखते हैं आप अंग्रेजी प्रभाव। तो अंग्रेजी प्रभाव वास्तुकला की इसमें गोथिक शैली रही, ठीक है। इसमें वास्तुकला की गोथिक शैली क्या होती है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा देखें, इस प्रकार से एक लंबी लंबी मीनारें बनाई जाती है, ठीक है। लंबी लंबी मीनारों के ऊपर इस प्रकार से संरचना बनाई जाती है, तो ये गोथिक शैली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भारतीय शैली से ये मिल गया आके, गोथिक शैली यूरोप का था, ठीक है। तो यूरोपियन शैली जो गोथिक शैली थी वह भारत में आकर यहाँ पर इंडो गोथिक शैली का इस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है। और वैसे तो अंग्रेजों के समय में इंडो गोथिक शैली से ही ज़्यादा भवन बनाए गए, परंतु 1911 ईस्वी के बाद में नव रोमन स्थापत्य कला के जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया। तो हम चर्चा करेंगे नव रोमन स्थापत्य कला के बारे में भी। नेक्स्ट देखते हैं इंडो गौथिक शैली की पहली विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है इंडो गौथिक शैली, सबसे पहले तो ये जो गौथिक शैली का विकास यूरोप में हुआ था, परंतु भारत में आने पे भारतीय, इसके अलावा जो यहाँ पे सल्तनत काल से मुगल काल तक की जो फारसी वास्तुकला शैली चली आ रही थी, ठीक है, और गोथिक शैली, तो इन सभी का यह इंडो गोथिक शैली मिश्रण है। इसे विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के नाम पे ही इसे विक्टोरियन शैली कहा गया। इसमें जो विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से विशाल निर्माण किए जाते थे, जैसे कि आप यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी विशाल निर्माण है, अर्थात एक भव्यतम इमारत की यहाँ पे संकल्पना की गई और उसका निर्माण भी किया गया। दीवारें पतली थी, जिस प्रकार से मुगल काल में जो वास्तुकला बनाई जाती थी, ठीक है, सल्तनत काल में, मुगल काल में, तो उसकी तुलना में यहाँ पे दीवारें पतली बनाई जाती थी। मेहराब नुकीले होती थी, ठीक है। मेहराब पहले, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहना चाहिए जो सल्तनत काल या मुगल काल में
मेहराबें इस प्रकार से बनाई जाती थी, ठीक है। मुसलमानों का एक अलग ही कल्चर था, तो परंतु यहाँ पे जो अंग्रेजों के द्वारा गौथिक शैली लाई गई उनमें मेहराब नुकीले बनने शुरू हुए, इस प्रकार से मेहराब बनने शुरू हो गए, ठीक है। विशाल खिड़कियों का प्रयोग यहाँ की मुख्य विशेषता है। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो खिड़कियाँ दर्शाई गई है काफ़ी बड़े बड़े खिड़की हवादार बनाए जाते थे, ठीक है। और क्रूसीफाइड भूमि योजना है। क्रूसीफाइड भूमि योजना आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रकार का क्रूसेड यानी कि जो क्रिश्चियन का चिन्ह होता है इस प्रकार की, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भूमि विन्यास है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भवन बना दिया और ये स्थान को थोड़ा सा खुला रख के इस प्रकार से क्रूसीफाइड योजना तैयार की जाती थी। ये जो उदाहरण है विक्टोरिया महल का, आप यहाँ पे विक्टोरिया का जो मेमोरियल है पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नव रोमन शैली। तो नव रोमन शैली के अंतर्गत जो 1911 के उपरांत यह नव रोमन शैली चर्चा में आती है, अर्थात इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके समय में एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, तो इनके द्वारा जो नई दिल्ली बनाई गई, ठीक है। और नई दिल्ली का जो निर्माण किया गया, पूरा का पूरा नगर बसाया गया 1911 के बाद अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उनके द्वारा एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर नामक दो वास्तुशास्त्रियों के माध्यम से यह नगर बसाया गया। तो नई दिल्ली जो इनके द्वारा बसाई गई उसे हिंदुस्तान का रोम भी कहते हैं। जिस प्रकार से रोम साम्राज्य में बड़े बड़े मकान हुआ, बड़े मतलब निर्माण कार्य हुआ करते थे, उसी प्रकार दिल्ली में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे देखें हम, यह प्रमुख यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे जो भवन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान का रोम इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि दिल्ली में बड़े से बड़े स्मारकों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इनकी विशेषताएं निर्माण अनजान बिना किसी रुचिकर विशेषता की गई, अर्थात इस प्रकार से यहाँ पे रचना की गई है कि इसका पिछले से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वास्तुकला के सभी शैलियों का संगम है, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जी के द्वारा यहाँ पे जो वास्तुकला की शैलियाँ थी अभी तक जो भी प्रचलित आ रही थी, ठीक है, उनका सभी का प्रयोग करके एक सामंजस्य रूप से बनाया गया। चक्राकार भवनों पर अधिक ध्यान दिया गया, जैसे कि आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, ये चक्राकार भवन है, ठीक है। इस प्रकार से एक चक्र जैसा इसकी संरचना यहाँ पे जा रही है, जिसे अर्धवृत्ताकार भी कहा जा सकता है, ठीक है। साथ ही आधुनिकता और उपयोगिता को अत्यधिक समझौता किया गया। समझौता इसलिए भी क्योंकि यह एक प्रशासनिक तौर पे इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो प्रशासन के लिए किस प्रकार से जरूरी हो सकता है, स्थानों का विशेष महत्व था कि स्थान कहाँ कहाँ पे हो और किस प्रकार उनका उपयोग किया जाए, तो इन सभी चीज़ों का महत्व दिया गया। प्राच्य रूपांकनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा अपने जो प्रभाव दर्शाने के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो उनकी चिन्ह थी या उनके संस्कृति थी, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है। औंधे या ऊपर उठे हुए गुंबद की अवधारणा का प्रचलन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गुंबद बनाया गया है, ठीक है। तो यह औंधे या जैसे उल्टा लटका हुआ एक देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर उठे हुए गुंबद। ऊपर उठा हुआ गुंबद किस प्रकार, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का ये सामान्य गुंबद है, ठीक है। ये चौकोर हिस्सा ही मान लीजिए, लेकिन गुंबद यहाँ से शुरू होता है इसका, तो इस प्रकार से ये ऊपर उठे हुए गुंबद की अवधारणा शुरू हुई। इसके उदाहरण में प्रमुख रूप से हमने ये देखा सर्वोच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो ये संसद भवन है, तो ये इसके प्रमुख उदाहरण है नव रोमन शैली के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप स्वतंत्रता के पश्चात, अर्थात हमारा भारत जो 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे दो शैलियों का उदय हुआ, जिसमें पहली तो पुनरुत्थानवादी, अर्थात पुरानी जो शैलियाँ थी उन्हीं के द्वारा यहाँ पे कार्य करना प्रारंभ किया गया। यह एक पुनरुत्थानवादी था, यानी पुराने चीज़ों को ही आगे बढ़ाया जाए। और एक था आधुनिकतावादी शैली, जिसमें आधुनिक तौर पे जो नए नए प्रयोग हो रहे थे उनको अपनाने की बात की गई। प्रमुख यहाँ पे अगर देखें वास्तुकार लॉरी बेकर जी, जिनको गरीबों का वास्तुकार भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सामूहिक आवास की अवधारणा विकसित की केरल के अंदर। सामूहिक आवास के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐसे मकान का निर्माण किया जो कि गरीबों के लिए या जो कम मतलब जिनकी आवक ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा जो खर्च नहीं कर पाते, इनके लिए भी यहाँ पे मकान या भवन का एक इनके द्वारा प्लान लाया गया, ठीक है। 2006 में इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इन्हें प्रीतजकर पुरस्कार दिया गया, जो कि वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा इनके जो निर्माण की प्रमुख विशेषताएं देखें तो स्थानीय सामग्री का ही ज़्यादातर मात्रा में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस्पात व सीमेंट की खपत कम करने के लिए पूरक स्लैब, जिस प्रकार से आपने मकान देखा होगा, कोई भी बनता है भवन तो वहाँ पे पहले कॉलम बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉलम के बाद उस पर छत ढाली जाती है या पहले कॉलम के साथ में दीवारें उठाकर छत डाली जाती है।
तो यहाँ पे पूरक स्लेब अर्थात पहले ही यहाँ पे स्लेब बना दिया, उसके बाद दीवारें उठाएगी, तो इससे क्या है सीमेंट इस्पात और सीमेंट की मात्रा कम लगती है। हवा के आवागमन और गर्मी संबंधी आरामदायक व्यवस्था की बड़ी से बड़ी खिड़कियों का निर्माण किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये लॉरी बेकर हुए। नेक्स्ट है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया की यहाँ पे आप उदाहरण भी देख सकते हैं उनके द्वारा जो बनाया गया। तो शहरी वास्तुकला वो स्थानिक योजना के प्रमुख थे। ये उतने यानी जो है शहरी वास्तुकला में जो जो भवनों का निर्माण कार्य हुआ वो चार्ल्स कोरिया के द्वारा ज़्यादा मात्रा में किया गया। और स्थानिक योजना अर्थात एक प्रमुख स्थान पे, ठीक है, एक प्रमुख स्थान पे यहाँ पे योजना बनाने का कार्य किया गया। वास्तुशिल्प के सिद्धांत को स्थानीय संवेदना और आवश्यकताओं के लिए अपनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वास्तुकला के जितने भी सिद्धांत हो सकते हैं, चाहे वो डोम नुमा संरचना हो, ठीक है, चाहे वो हवादार खिड़की का, जो भी यहाँ पे सिद्धांत हो सकते हैं, तो उनको इन्होंने अपने आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया इनका सभी जगहों पे, और बखूबी इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे आप इनके द्वारा जो चार्ल्स कोरिया जी के द्वारा बनाए गए भवन देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी संरचना देख सकते हैं कि इन्होंने डोम बनाया, इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे स्तंभ भी बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो संरचना है प्रमुख है। नेक्स्ट है जो महात्मा गांधी मेमोरियल संग्रहालय अहमदाबाद में, ठीक है, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आके इनकी संरचना भी देख सकते हैं। तो चार्ल्स कोरिया जी को 2006 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा हमारे आधुनिक भारत में वास्तुकला के बारे में, ठीक है, जिसमें पुर्तगाली प्रभाव देखा हमने, आगे हमने फ्रांसीसी प्रभाव देखा। नेक्स्ट हमने अंग्रेजी प्रभाव भी देखे, इंडो गॉथिक शैली, उसके अंतर्गत नव रोमन शैली देखा। आगे हमने विभिन्न प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात जो वास्तुकला शैलियाँ हुई, जिसमें पुनरुत्थानवादी, आधुनिकतावादी के बारे में चर्चा की। दो प्रमुख यहाँ पे वास्तुकार के बारे में चर्चा की, जिसमें लॉरी बेकर और चार्ल्स कोरिया हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।